इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 4 कृषि भाग 3, जिसमें हम पढ़ेंगे चाय, कॉफी और बागानी फसलें, उसके आगे की पढ़ाई। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चाय से। तो चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। हम लोग उसको रोपते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है और चाय पत्ती एक तरह से अच्छा भी है तो एक तरह से जहर भी है। चाय पत्ती इज अ स्वीट पॉइजन। चाय पत्ती एक धीमा जहर है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे और फ्री में बांटे। भैया तुम पियो जितना पीना है। बाद में पैसा लगा दिए, कितने रुपया खरीदोगे तो पियो, नहीं तो मत पियो। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। पहले अंग्रेज थे लेकिन अब भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, हुमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलानों पर, उस ढलानों वाले क्षेत्र में भली भांति उगाए जाते हैं। मतलब इनको धूप भी चाहिए, ठंडा मौसम भी चाहिए और उसके बाद से ये रुका हुआ पानी नहीं, ढलान वाला इनको मिट्टी चाहिए, तभी इनका बगान अच्छा से दिखता है। तो आप कितने भी फिल्म में देख लिए होंगे, चाय की खेती ढलान वाले इलाके पर ही की जाती है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोसन, सालों भर कोसन, नम और पलाहारित जलवायु की आवश्यकता होती है। सालों भर देखरेख करना पड़ता है खेती का कि चाय कहीं गड़बड़ ना हो जाए। वर्षा भर सामान्य रूप से होने वाली वर्षा की बौछार, हल्का हल्का, शिमला में जाओगे चाहे कहीं भी पहाड़ी इलाके में जाओ, हल्का हल्का बारिश होता है, तो वही बौछार इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायता करती है। और कोमल कोमल एकदम छोटा छोटा पत्ता होता है, उसको सुखाकर काटकर चाय पत्ती बनाई जाती है। चाय एक श्रम सघन उद्योग है, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत वाला उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल लेबर की जरूरत है, मजदूर की जरूरत है। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां जो भी तुरा जाता है उसको बागानों में ही संसाधित की जाती है, मतलब उसको बनाया जाता है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले में पहाड़ी, उधर इलाके में अच्छा तरीके से वहां पर खेती होती है। तमिलनाडु और केरल में आप चले जाओ तो वहां पर भी खेती अच्छा होता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश है। तो चीनी चाय पत्ती भी आता है अपने तरफ, लेकिन अब हमें चीनी चाय पत्ती खरीदने की कोई जरूरत नहीं होता है। हाँ, जो बड़े बाप की औलाद है वो खरीदता होगा, हम लोग नहीं खरीदते, हम तो नहीं खरीदते जल्दी। कॉफी। भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। भारतीय कॉफी की गुणवत्ता बहुत ज्यादा है, इसलिए पूरे विश्व में इसको बेचा जाता है। हमारे देश में अमेरिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई जाती थी। शुरुआत में जब आरंभ हुआ ना चाय पत्ती का, कॉफी का, इसको यमन देश से लाया जाता था। इस किस्म की कॉफी, ये जो प्रकार का खेती हमारे यहाँ होती है, ऐसी कॉफी विश्व भर में अधिक मांग है, बहुत ज्यादा बिकता है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई। मतलब ये कॉफी कहाँ से शुरुआत हुआ? बाबा बुदन पहाड़ियों से हुआ। आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास, नीलगिरी के पहाड़ी के बारे में सब कोई सुना होगा, बहुत सारे फिल्म में, कहानियों में बहुत ज्यादा दिया है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। और नीलगिरी पहाड़ी जो है टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत अच्छा है। बागवानी फसलें जो बाग में लगाए जा सकते हैं। सन 2016 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था, लेकिन अब प्रथम हो चुका है, पहले नंबर पे आ चुके हैं। भारत उष्ण और सुशोषित कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फलों, जिनमें महाराष्ट्र,
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के आम, इन सारे जगह के आम, नागपुर और चेरापूंजी मेघालय के संतरे, केरल और मिजोरम महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले। कहां से, फिर से जानो यहां से, भारतीय फलों जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार भी है, पश्चिम बंगाल, यहाँ का आम बहुत टेस्टी लगता है। नागपुर, चेरापूंजी जो मेघालय में है, वहां पर संतरे अच्छा होता है। आप केरल में जाओ, मिजोरम में जाओ और महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में, तो वहां पर केले अच्छा मिलेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार में लीची फेमस है। उत्तर प्रदेश, बिहार में लीची एकदम फेमस है, मुजफ्फरपुर की लीची। मेघालय के अन्नास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर सबसे प्रसिद्ध हैं, तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के सेब और नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है। वो कहाँ बोया जाता है? हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। वहां पर सेब, नाशपाती फल है, खुबानी भी फल है, अखरोट भी फल में ही आता है, ड्राई फ्रूट। विश्व भर में इसको बेचा जाता है, जो इधर ही पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर अमरूद की खेती हो रही है। ये वाला अमरूद की खेती, ये अखरोट है, इधर लाल वाला सेब है और सबसे इधर वाला अनार है। अखरोट ऐसा हरा हरा होता है, बाद में पकता है तो फट जाता है, तो उसके बीच वाले का बीज निकलता है, उसको अखरोट बोलते हैं। सेब तो ऐसे ही अमरूद जैसा होता है। देखो किस तरह सब इसमें डंटे लगाए गए हैं कि टूटे नहीं। और अनार, ये रहा अनार और बेदाना, दो तरीके का होता है। आपको अनार खाना है तो उसमें कम दाना मिलेगा, बेदाना खाओगे ज्यादा मिलेगा। भारत का मटर फूल गोभी, प्याज, बंदा गोभी, टमाटर, बैगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। जो हम लोग ये सब्जी उगाते हैं, बाकी कोई देश नहीं उगाता है। जैसे में जो मलबेरी पेड़ की हरी पत्तियों पर फलता है। जैसे में रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालना, रेशम उत्पादन कहते हैं, सेरीकल्चर उसको कहा जाता है। ये रहा करेला का खेती। ये करेला शायद बोया जा रहा है, नहीं सॉरी, मटर है ये मटर। ये बंदा गोभी और सेम ऐसा ही दिखता है फूल गोभी, बंदा गोभी सब ऐसा ही दिखता है, लेकिन बड़ा होता है तो समझ में आता है कि बंदा गोभी कौन है, फूल गोभी कौन है। ये आपको रहा टमाटर और ये रहा बैगन। ये लोग तो बैगन का लत्तर बना दिए हैं, लत्तर ने इसको उखाड़ कर रख दिए हैं। इसको भंटा बोला जाता है, भंटा। ये गोल वाला बैगन है, उत्तर बिहार में इसको भंटा बोला जाता है। अब आता है यहाँ पे अखाद्य फसलें में क्या आ जाएगा? रबर भूमध्य रेखा क्षेत्रों की फसल है। मध्य रेखा, जो बीच का जो रेखा होता है ना भारत के एकदम बीच रेखा में चले जाओ, जहां पर गर्मी ठंडा दोनों बराबर हो, वहां पर पाया जाता है। परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जा सकती है। इसको 200 सेमी से अधिक वर्षा और 25 सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और अर्ध जलवायु की आवश्यकता होती है। इतना इसको टेम्परेचर चाहिए और पानी चाहिए। रबर एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है, उद्योगों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। और इसी रबर का पाइप बनता है, इसी रबर का पीओपी बनता है, इसी रबर का आप कॉपी पर लिखते हो ना पेंसिल से, वो मिटकाने का भी काम आता है। यही रबर का कपड़ा भी बनता है, यही रबर का बेल्ट, आज तो आ गया ना रबर वाला पाइंट भी बनता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। मुख्य रूप से वहीं पर अच्छा होता है ये। आगे है आपको ये बताऊं, रेशेदार फसलें जिसमें रेशे हो सकते हैं, जैसे में कपास, जूट, सन, ये सबसे कपड़ा बनता है। प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में
फसल उगाने से प्राप्त होती है। इसमें से 3 कपास, जूट और सन। कपास, जूट और सन ये मिट्टी में लगाने से उत्पन्न होती है। और चौथा रेशम है, कीड़ों के कोकून से प्राप्त होता है। कीड़ा जब आगे चलता है ना, पीछे से वो रेशम का धागा छोड़ते जाता है, उससे बनता है। तो 3 हो गया, कपास, जूट और सन, जो पेड़ से लिया जा सकता है, पौधे से लिया जा सकता है। और जो प्राकृतिक रेशम हो गया, वो जानवरों को पाल, छोटा छोटा कीट पतंगा होता है, 1-2 इंची का होता है, कभी कभी 4 इंची का, वो लोग रेशम बनाते हैं। आगे चलेंगे, पीछे से रेशम छोड़ते जाएंगे, तो उनको रेशमी कीड़ा भी बोला जाता है। इधर को नहीं दिखते हैं, अधिकतर आपको तमिलनाडु, केरल में मिलेंगे। कपास, भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कपास खूब होता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत में चीन के बाद दूसरा स्थान है 2016 तक। ढक्कन पठार के शुष्कोत्तर भागों में, ढक्कन पठार के देख लिया जाए, जहां पर थोड़ा थोड़ा ठंडा रहता है, जहां पर काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन, 210 दिन लगते हैं कपास को उगने में। 210 दिन का मतलब कितना होता है? 30 दिन का 1 महीना होता है। यहाँ पर है 210, 7 का 21, मतलब करीबन मोटा मोटी आपको लिखा जाए तो 7 महीना लगता है कपास को बड़ा होने में और उसमें से रुई निकलने में। और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यहाँ पर तो इतना दिन लगेगा, एकदम चिलचिलाती धूप चाहिए इसको। यह खरीफ की फसल है, खरीफ मतलब बरसात की फसल है। और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीना लग जाता है। मैंने 7 बोला क्योंकि एवरेज के बीच में आता है, 7 महीना लग जाता है, 210 दिन। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। यहाँ पर कपास की खेती की जाती है। अब आता है हमारे पास जूट की खेती। जूट को सुनहरा रेशा, पीला पीला एकदम रेशा होता है वो रेशम, तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। जहां से बाढ़ आता है वहां से चला जाता है, मतलब हर साल जहां पर बाढ़ आता है वहां पर जूट की खेती होती है। जहां हर वर्ष हर साल बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है, वहां पर इसको लगाया जाता है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, पूरा गर्मी की जरूरत होती है। जैसे में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और ओडिशा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। सबसे ज्यादा जूट यहीं से निकाला जाता है। इस जूट का प्रयोग अधिकतर बोरिया बनाने में, चटाई बनाने में, रस्सी बनाने में, तंतु और धागे बनाने में, गालीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग बढ़ जाती है। नायलॉन खास करके प्लास्टिक वाला धागा, तो नायलॉन के धागे के बराबर में ये धागा आता है और बहुत ज्यादा इसकी कीमत भी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा मिलता भी है। आप देखोगे अधिकतर जूट का धागा मिलेगा, गाय को जो पगहा में डाला जाता है, नाक में नाथा जाता है, वो जूट का बना हुआ रहता है। क्या चीज का? जूट का बनता है। मतलब एकदम बड़ियार तो होता ही है, लेकिन सूती कपड़ा जैसा होता है, तो समझ लेना कि वो जूट का बना हुआ धागा है। जैसे में गाय के गर्दन में जो पगहा होता है उसके लिए भी बनता है। अब तो नायलॉन की रस्सी लग गई है, लेकिन आज भी नाक में जो नथनी होता है उस सबका इसी धागे का होता है। बस आगे है प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार। प्रौद्योगिक मतलब फैक्ट्री के माध्यम से कैसे संस्थागत सुधार हुए। जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से चल रही है।
परंतु औद्योगिक और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। कृषि का विकास उतना नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए, तथा इनकी गति मंद हो जाती है, धीमा हो जाती है, धीरे हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं। आज भी बहुत जगहों पर ऐसा है कि आज भी किसान मानसून पर ही निर्भर हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इनसे जो खेती होता है वो अलग हट कर किया जाता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा खेती किया जाता है क्योंकि वो पैसा ज्यादा देते हैं। बारिश के पानी के वजह से ही उसकी उगाई की जाती है, उसको उगाया जाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। जनसंख्या बढ़ती है, इसके लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। कैसे? 60% से भी, ये देखो यहाँ पर खेत जोता जा रहा है। अब ये धान का है कि गेहूं का है ये नहीं पता। कृषि में प्रयोग होने वाले नवीन तकनीकी उपकरण, पहले ऐसा हर का इस्तेमाल किया जाता था फसल को लगाने के लिए, तो 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। क्योंकि इतना लोगों का पेट भरना है तो मेहनत छरगुना करना पड़ेगा। स्वतंत्रता के बाद जब देश आजाद हुआ अपना, तो उस समय संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी की गई, हर क्षेत्र के घेराबंदी किया गया, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई कि अब जमींदारी खत्म कर दिया जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था कि पहला पंचवर्षीय योजना में भूमि को सुधारा जाएगा। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी। अलग अलग जितना ज्यादा भाई होगा उतना ज्यादा बटेगा, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। अब चकबंदी क्या हो जाता है? मतलब ये जमीन पर आप खेती बाड़ी कर सकते हैं लेकिन बांट नहीं सकते, बेच नहीं सकते। इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं क्या है, हम ट्रस्ट में दे देंगे जमीन को, सरकार के नामे हो जाएगी। तो ये सारा जमीन सरकार किसको देती है? जिसको जरूरत हो, जो खेती कर सकता है उसको अलॉट कर देती है और उस जमीन का टैक्स वसूल करती है। भूमि सुधार के नमूना तो बने, परंतु भूमि सुधार के लिए कानून बने, बहुत बड़ा कानून बना, परंतु इनके लागू करने में ढील हो गई, लागू नहीं हो पाया। 1960 से 1970 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की है। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति जब हुआ था, तथा श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ में की गई। अब देखो, ये जो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की वजह से बहुत ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि भैया आप खेती अच्छे से करो, सरकार आपके साथ है, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया, ज्यादा नहीं हुआ। हरित क्रांति में गेहूं और चावल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया लोगों को। इसलिए 1980 से तथा 1990 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। एकदम तकनीक के वजह से, नया मशीनरी के वजह से, मशीन के वजह से, यंत्रों के वजह से आपको नया तकनीक दिया गया कि भैया आप आगे बढ़ो, जल्दी उत्पादन करो, बेचो। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण मतलब कर्ज देने का सुविधा प्रदान किया गया। खास करके ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों, इसको सहकारी समिति बोलते हैं, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थे। और इन सारे पैसा को दिया गया कि भैया आपको कम ऋण पर दिया जा रहा है कि आप खेती बाड़ी करो, चुका दो। और बाढ़ ना आए, सूखा ना हो, इसके सूखा के लिए नहर बना, बाढ़ के लिए डैम बना, चक्रवात ना आए तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया। वहां पे आग से बचने के लिए हर किसी को बताया गया आग कैसे नहीं लगेगा,
ऐसा करो। बीमारी से बचने के लिए लोगों को बताया गया, पोलियो का दवा दिया जाता है, बच्चा पैदा होता है तभी कितना सुई दे दिया जाता है। किसानों के लाभ के लिए, जब किसान को लाभ नहीं होता था तो किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की। किसान के लिए क्रेडिट कार्ड बनवा दिया और दुर्घटना बीमा चालू करवा दिया। भैया आपको दिक्कत होगा हम मुहैया करवाएंगे ना आपको। पीएआईएस भी शुरू में ही। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किया जाने लगा कि भैया यहाँ पर ये चीज आने वाला है, आप लोग समझ जाओ, खेती इतना बड़े मत करो, अब करना। किसानों को बिचौलिए और दलालों के शोषण, किसानों को बिचौलिए और दलालों के शोषण से बचाने के लिए, बिचौलिया और दलाल दोनों से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा कर देती है कि इतना रुपया में आपका ये सामान बिकेगा। बस चाहे बिचौलिया है चाहे दलाल है, कोई झंझट नहीं है, देने का ही नहीं है, उनको काहे देंगे हम। आज बहुत सारी कंपनी है, जैसे मैं आलू का जो चिप्स बनाता है वो पहले ही सेट कर दिया कि इस गांव से हम आलू लेंगे। अब आपको आलू लेना ही है, भले काहे नहीं महंगा हो जाए, उससे मतलब नहीं है, आपको आलू उतना ही रुपया लेना है। समझो कि 20 रुपए सेट किया आलू के हम लेंगे और आलू का दाम गिरकर 10 रुपया 15 रुपया हो गया, फिर भी कंपनी को 20 रुपए किलो आलू लेना पड़ेगा। काहे कि उन एग्रीमेंट बन जाता है और एग्रीमेंट के तहत नहीं लेते हैं तो भारत सरकार उनकी हर चीज जब्त कर लेगी, लाइसेंस खत्म कर देगी। यहाँ पर है भूदान ग्रामदान। भूदान ग्रामदान मतलब भूमि दान करो, गांव दान करो। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे से मतलब बहुत आदर से, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारण में भी गहरी आस्था थी। गांधी जी के शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने, ये नाम है उनका, विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में वहां पर गए थे, तब कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीण उस गांव के वहां पर आए, अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी उनसे। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वादा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि हम सहकारी खेती करते हैं तो भारत सरकार से बात करके, सहकारी खेती मतलब आप खेती करोगे उसका टैक्स दोगे, तो मैं भारत सरकार से बात करके आपको जमीन मुहैया करवा दूंगा। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की कि हम इतना जमीन बांट देंगे। इसे भूदान के नाम से जाना जाने लगा। बाद में विनोबा भावे ने यात्रा की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया और जमींदारों ने, जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को, जिसके पास जमीन नहीं था, उसको पूरा गांव देने की पेशकश भी की। इसे ग्राम दान कहा जाता है, परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। बस विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए कुछ भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का भी नाम दिया गया। बहुत ज्यादा उसमें खून खराबा भी हुआ, क्रांति भी हुआ। अगले भाग में हम पढ़ेंगे कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कैसा है, रोजगार कैसा, उत्पादन में योजना कैसा। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो चीज भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। आपको अगर कांटेक्ट करना है
तो indrajit@studypoint@gmail.com पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।